स्टूडेंट्स, तो आज एक केस स्टडी करते हैं और उस केस स्टडी के ऊपर बेस करके एनसीईआरटी का बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। ये है हम लोगों का दोस्त चिंटू, लेकिन ये चिंटू भाई साहब को बहुत दुखी लग रहा है। क्यों ये दुखी है? क्योंकि इनका एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट के समय क्या हुआ है, इनके बॉडी से बहुत सारे ब्लड लीकेज हो रहा है। ब्लड लीकेज हो रहा है, कट गया है, बहुत सारे ब्लड लीकेज हो रहा है। ठीक है, अब इनके बॉडी से जैसे ही ब्लड लीकेज होगा तो इनको क्या फेस करना पड़ेगा। हम लोगों के दोस्त चिंटू के बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है। तो जब ब्लड लॉस होता है तो क्या क्या चीज़ होता है, बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में। दूसरा क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम लो डाउन हो जाता है, लो ब्लड वॉल्यूम हो जाता है। और क्या होता है, जैसे ब्लड वॉल्यूम लो डाउन हो जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का जो प्रेशर है वो भी लो डाउन हो जाएगा, लो बीपी हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और जैसे ही लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, जो GFR किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के जो ग्लोमेरुलस और जो बोमेंस कैप्सूल जो है, नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के जो जंक्शन है, जहाँ से ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाने का प्रोसेस चलते रहता है। तो जैसे ब्लड प्रेशर स्लो डाउन हो गया है, जैसे ब्लड प्रेशर स्लो डाउन हो गया है, ब्लड फ्लो स्लो हो गया, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है, 120 ml पर मिनट। एक मिनट में बोमेंस कैप्सूल क्या कर सकते हैं, एक सौ हम लोग के किडनी के जो ये पोर्शन है, किडनी के नेफ्रॉन्स के ये पोर्शन जो है, ये एक मिनट में 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्लड का जो प्लाज्मा है उसको फिल्टर करके। तो ये जो रेट है, ये रेट भी डिक्रीज होते जाएगा। जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होते जाएगा तो हम लोगों के किडनी के पास एक स्ट्रैटेजी है। तो किडनी क्या करेगा, ये सारे पॉइंट को सुधरने के लिए किडनी करेगा रास लीला। रास लीला, RAAS, रास। ये बॉडी का एक हार्मोन मेडिएटेड फीडबैक मैकेनिज्म होता है, हार्मोन एंड एंजाइम मेडिएटेड एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, जिसको बोला जाता है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो ये रास सिस्टम क्या कर सकता है, बॉडी के अंदर एक हार्मोन मेडिएटेड और एंजाइम रिलेटेड एक मैकेनिज्म करेगा। ठीक है, और ये ब्लड प्रेशर को और अल्टीमेटली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, और बॉडी को डिहाइड्रेट होने से और मरने से बचा सकता है। तब कैसे ये होता है हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग को नेफ्रॉन के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये एक नेफ्रॉन है, एक नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन का प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये लूप ऑफ हेनली या हेनलीज लूप है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ओके, अब GFR क्या है, स्लो डाउन हो चुका है, यानी कि फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो चुका है। यानी कि जितना फिल्ट्रेट, जितना फ्लूइड इसके अंदर आ रहा था उससे कम फ्लूइड आ रहा है। तो फ्लूइड कम होगा तो क्या होगा, नेफ्रॉन का जो लुमेन है, नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूल है, उसके अंदर ये फ्लूइड का स्पीड भी कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो स्पीड भी कम हो जाएगा। अब देखो ये स्पीड स्लोली स्लोली चल रहा है। अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का काम क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। तो ये फ्लूइड में जितना सोडियम रहेगा, सोडियम को जल्दी जल्दी ये पकड़ेगा और सोडियम को बाहर फेंकना स्टार्ट करेगा, सोडियम आयंस को, है कि नहीं, यही काम करेगा। अब देखो, अब नॉर्मल स्पीड में अगर नॉर्मल GFR होता था तो जितना सोडियम को ये फेंकता है, इस कंडीशन में जब GFR लो डाउन हो चुका है, फिल्ट्रेट का स्पीड नेफ्रॉन के अंदर स्लो डाउन हो चुका है, तो अब ये सोडियम को जल्दी जल्दी पकड़ेगा। बात कुछ ऐसा है, बात कुछ ऐसा है, तुम इधर खड़े हो और तुम्हारे सामने से एक चेन घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। अब चेन के ऊपर रखा हुआ है चॉकलेट,
चेन के ऊपर रखा हुआ है चॉकलेट, तो चेन जैसे घूमेगा तुमको चॉकलेट को कैच करना है कि नहीं। अब चेन अगर फास्ट घूम रहा है तो तुम शायद ही चॉकलेट को पकड़ पाओगे, एक दो चॉकलेट को पकड़ पाओगे, ज़्यादा चॉकलेट को पकड़ नहीं पाओगे। और अगर चेन स्लोली घूमेगा तो तुम क्या होगा, आसानी से चॉकलेट को वहाँ से हटा पाओगे, है कि नहीं। ये नॉर्मल मैकेनिज्म समझ में आया ना। तो ये सेम चीज़ होता है नेफ्रॉन के अंदर। अब नेफ्रॉन के अंदर जब फ्लूइड का स्पीड स्लो होता है तो ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो सेल्स है ये बहुत सारे सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवा देगा, यानी कि बहुत सारे सोडियम को बाहर फेंकवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम बहुत कम हो गया। अब ये फ्लूइड डिसेंडिंग आर्म से घूमते हुए पहुंचेगा असेंडिंग आर्म का थिक पोर्शन में। अब असेंडिंग आर्म का थिक पोर्शन में भी क्या है, बहुत सारे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, ये भी सोडियम को बाहर फेंक सकता है। तो अब यहाँ भी सोडियम को बाहर फेंका जाएगा बहुत सारे, यहाँ भी सोडियम को रीअब्सॉर्ब किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे लगभग 70% सोडियम को रीअब्सॉर्ब किया गया, यहाँ पे बचे कुछ 25% रीअब्सॉर्प्शन किया गया, बचे कुछ 25% को, तो कितना हो गया 70 + 25 कितना हो गया 95 हो गया, 95 हो गया। अब बचा कितना 5% टू 10%, मान लो कि यहाँ पे 70% नहीं हुआ है, मान लेते हैं कि 60 to 70% सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवा गया, तो 5 to 10% सोडियम इधर पहुँचेगा, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट पहुँचा है जो यूरिन बनाने के लिए, ठीक है। अब ये यूरिन क्या है बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड हो गया, यूरिन क्या है बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड हो गया। अब देखो अब क्या होगा, अब ये खेल स्टार्ट होगा, अब ये खेल स्टार्ट होगा। कैसे कैसे बताते हैं। तो यहाँ से ब्लड आ रहा है, यानी कि ये एफरेंट आर्टेरियोल, और यहां से ब्लड इस तरह से ब्लड एंट्री ले रहा है, इधर फिल्टर हो रहा है, ब्लड यहां से वापस चला जा रहा है, तो यानी कि ये इफरेंट पोर्शन, ये इफरेंट आर्टेरियोल, तो ये एफरेंट आर्टेरियोल। तो हम लोग जानते हैं कि एफरेंट आर्टेरियोल के ऊपर कुछ स्मूथ मसल सेल इकट्ठा होके इधर बनाता है इसको। एफरेंट आर्टेरियोल्स का जो स्मूथ मसल सेल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स या जेजी सेल्स। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर भी कुछ सेल मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है, जो कि बहुत जब स्टेनिंग किया जाता है, जब स्टेनिंग किया जाता है तो ये सारे जो सेल्स होते हैं, ये सारे सेल्स बहुत डीपली स्टेन, डीपली कलर्ड ले लेते हैं। तो ये सारे सेल्स को हम लोग बोलते हैं मैक्यूला डेंसा, यानी कि ऐसा सेल जिसका अपीयरेंस बहुत डेंस दिख रहा है। मैकुला मतलब बॉडी, ऐसा एक बॉडी जो जिसका कलर बहुत ही डेंस है। तो जेजी सेल मैकुला डेंसा, और ये दोनों के बीच में दोनों को कनेक्ट करने के लिए कुछ सेल्स रहता है जिसको बोला जाता है लैसिस सेल्स, लैसिस सेल्स। तो ये तीनों मिलके क्या करेगा, यहाँ पे एक एपरेटस बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस एपरेटस को, इस एपरेटस को बोला जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बोला जाता है इसको, है कि नहीं। अभी जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का काम क्या होता है, ये रासलीला करवाना, ठीक है। कैसे, ओके पहले हो, यहां से ब्लड का एंट्री हो रहा है। अभी ब्लड का स्पीड क्या है, स्लो है, ब्लड प्रेशर बहुत कम है। तो जैसे ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो है ये क्या है, ये बैरो रिसेप्टर है, ये बैरो रिसेप्टर है। देखो जेजी सेल है, ये बैरो रिसेप्टर, ये जेजी सेल है, ये बैरो रिसेप्टर यानी कि प्रेशर को मेजर कर सकता है। और मैकुला डेंसा सेल जो है ये कीमो रिसेप्टर, ये कीमो रिसेप्टर का भी काम कर सकता है, ऑस्मो रिसेप्टर का भी काम कर सकता है, यानी कि ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड से सोडियम को चखते रहता है कंटिन्यूअसली। और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ये ब्लड प्रेशर को मेजर करते रहता है, ठीक है। देखो कुदरत का कितना अच्छा खेल है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस भी नेफ्रॉन के पास देके रखा है। तो जेजी सेल जैसे लो प्रेशर फील करेगा, इसके नीचे जो आर्टरी है, जो एफरेंट आर्टेरियोल है, तो वैसे ही क्या करेगा, ये ब्लड में एक एंजाइम कम हार्मोन रिलीज करेगा, इसका नाम है रेनिन। इसका नाम क्या है, रेनिन, RENIN। ए को हाईलाइट, एन को हाईलाइट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये रेनिन क्या है, ये एकमात्र उस केमिकल सब्सटेंस है हम लोगों का बॉडी का जो एक एंजाइम भी है और एक हार्मोन भी है। और एक रेनिन नाम का सब्सटेंस पाए जाते हैं, किधर, ये स्टोमक में पाए जाते हैं। हाँ, ये हम लोगों के स्टोमक में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन नॉन प्राइमेटिक जो मैमल है जैसे कि कैट, डॉग, इन लोगों के जो यंग वंस है, इन लोगों के स्टोमक में RENNIN बोल के एक सब्सटेंस पाया जाता है। RENNIN, ये एक एंजाइम है जो कि मिल्क को कार्ड में कन्वर्ट करते हैं, कार्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये रेनिन से रेनिन से रेनिन को कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है।
अब ये रेनिन करते क्या है, ये रेनिन क्या करेगा अब हम लोग देखेंगे। तो ये जेजी सेल रेनिन रिलीज किया, ठीक है। अब और कैसे काम कर सकते हैं एक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus, ये जो मैकुला डेंसा सेल है ये कंटिन्यूअसली ये फ्लूइड को चख रहा है, और फ्लूइड को चख के क्या देख रहा है, सोडियम बहुत कम है। जो नॉर्मल सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन था, नॉर्मल जो यूरिन का जो ऑस्मोलरिटी था, लो डाउन हो चुका है कि सोडियम तो सारे निकल चुका है यहाँ से, ठीक है। तो ये तुरंत एक मैसेज भेजेगा जेजी सेल के पास, तुरंत एक मैसेज भेजेगा जेजी सेल के पास, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, जो यूरिन जो है ये तो पानी है, यहाँ पे नमक कहाँ है, यूरिन तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड हो चुका है। बोलेगा ओ माय गॉड, जेजी सेल बोलेगा यूरिन में सिर्फ पानी निकल रहा है, लेकिन बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा अब। तो जेजी सेल मैकुला डेंसा सेल से इन्फ्लुएंस्ड होकर ये और ज़्यादा मात्रा में एक्टिवेट होकर रेनिन रिलीज करने लगेगा, बहुत ज़्यादा रेनिन रिलीज हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में जेजी सेल के अंदर वेसिकल्स में रेनिन सोया हुआ रहता है, इनएक्टिवेटेड कंडीशन में रहता है, ठीक है। जैसे ये मैसेज पहुंच जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन से और NO2 से, ये मैसेज का ये मैकुला डेंसा का मैसेजिंग सिस्टम कौन है, प्रोस्टाग्लैंडिन और NO2। प्रोस्टाग्लैंडिन जाके क्या करेगा, जेजी सेल को जगा देता है और ये और भी बहुत सारे रेनिन रिलीज कर देते हैं, ओके। अब ये क्या होगा, अब ये रेनिन ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ब्लड से जैसे बाहर निकलेगा, ब्लड से जैसे बाहर निकलेगा ये विनस ब्लड में अब चला जाएगा रेनिन, विनस ब्लड में चला गया रेनिन, ठीक है, क्योंकि इफरेंट आर्टेरियल से ये वेन में जाके मिक्स हो जाएगा। अब ब्लड में क्या है, यहाँ पे ब्लड में लीवर का प्रोडक्ट, एक लीवर का प्रोडक्ट आके मिक्स हो जाएगा। लीवर जो है एक प्रोडक्ट रिलीज करते हैं ब्लड में अपना, एक फैक्टर रिलीज करते हैं जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। तो ये लीवर का प्रोडक्ट है एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। अभी एंजियोटेंसिनोजेन क्या है, ये रेनिन का सबस्ट्रेट है, रेनिन एक एंजाइम है, रेनिन एक एंजाइम है, इस रेनिन का सबस्ट्रेट क्या है, एंजियोटेंसिनोजेन। अब ये रेनिन क्या करेगा, रेनिन क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करके बना देगा एंजियोटेंसिन 1, ठीक है। अभी एंजियोटेंसिन 1 क्या है, एंजियोटेंसिन 1 जो है ये एक माइल्ड वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, माइल्ड वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वासोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम क्या होता है, वासोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम क्या होता है, ये एक ब्लड वेसल है, मान लो ये एक पाइपलाइन है, ब्लड वेसल नहीं है। अब पाइप के अंदर से कुछ भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अब तुम पाइप को लेके दबा दो, तो क्या होगा, पाइप का लुमेन छोटा हो जाएगा और पाइप के अंदर से जो पानी बह रहा था, वाटर फ्लो हो रहा था, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, उसका प्रेशर ये पाइप के वॉल में बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, फ्लूइड का प्रेशर या वाटर का प्रेशर पाइप को दबाने से, पाइप को कॉन्स्ट्रिक्ट करने से बढ़ जा रहा है। तो एंजियोटेंसिन 1 क्या है, ये एक माइल्ड वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, यानी कि ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके वेन्स को, आर्टरीज का जो स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है, तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। अब ये एंजियोटेंसिन 1, लेकिन ये माइल्ड वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, इसके पास उतना पावर नहीं है, ठीक है। अब ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा लंग के पास, ये जाएगा किधर, ये जाएगा लंग के पास। एंजियोटेंसिन 1 को लेके ब्लड पहुंचा देगा लंग के पास। अब लंग में ब्लड का क्या होता है, लंग में ब्लड का क्या होता है, यानी कि वेन से ये ब्लड पहुंचेगा हार्ट के पास, हार्ट के जो राइट साइड है, और राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को लेके पहुंचाएगा लंग में। अब लंग में क्या होगा, लंग में क्या होगा, ये मानो कि ये लंग में पहुंच गया, मानो कि ये लंग में पहुंच गया, ठीक है। अब लंग में क्या होता है, एल्वियोली होता है, और एल्वियोली के नीचे क्या होता है, एल्वियोली के नीचे ब्लड वेसल्स होता है, जिसके थ्रू उसका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होते रहता है। अब जब लंग में इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होते रहता है, तो उसके अंदर ये ब्लड में, ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड आ रहा है, इसमें क्या रहेगा, एंजियोटेंसिन 1 मौजूद रहता है। अब यहाँ पे जो स्क्वामा सेल रहता है एल्वियोली और ब्लड कैपिलरी के जंक्शन में, जो स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स रहते हैं, ये करते क्या है, ये एक फैक्टर रिलीज करते हैं, ये एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर, ACE या ACF, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर। तो ये ACE क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करके बना देगा एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2, ठीक है।
एंजियोटेंसिन 2। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग भासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक है। तो यानी कि ये ब्लड वेसल्स को स्क्वीज करवा के पहले वेन्स को स्क्वीज करवाएगा, उसके बाद हार्ट बीट बढ़ाएगा, हार्ट कार्डियक आउटपुट एंड कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। और जैसे कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा और डायस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये एंजियोटेंसिन 2 क्या कर सकता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। कैसे, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर, आर्टरी और वेंस के अंदर क्या रहता है, आर्टरी और वेंस के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल। तो ये स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं, आर्टरी का जो लुमेन है या वेंस का लुमेन है उसको और छोटा करवा देते हैं, तो उसके अंदर ब्लड का स्पीड बढ़ जाता है, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जो अल्टीमेटली क्या करवाता है, हार्ट बीट, हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा देते हैं, हार्ट बीट को बढ़ा देगा, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या किया, हार्ट बीट बढ़ा दिया और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं। तो ये क्या किया, ये हार्ट बीट को बढ़ा दिया और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। देखो लो बीपी था, अब हाई बीपी हो गया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। ब्लड वॉल्यूम को कैसे बढ़ाएगा ये, अभी एंजियोटेंसिन 2 जो है ये चला जाएगा किडनी के पास, ये चला जाएगा किडनी के पास। किडनी के ऊपर ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड है, उसका नाम क्या है, एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड, अब एड्रेनल ग्लैंड का आउटर रीजन को बोला जाता है एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स का 3 लेयर होता है, 3 जोन होता है। तो सबसे जो आउटर जोन है उसको क्या बोलते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा। मिडिल जोन को जोना फैसिकुलाटा, इंटरनल जोन को जोना रेटिकुलरिस। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से ये जोना ग्लोमेरुलोसा को एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और एंजियोटेंसिन 2 से स्टिमुलेट होके जोना ग्लोमेरुलोसा क्या करेगा, जोना ग्लोमेरुलोसा ये एक हार्मोन रिलीज करेगा, एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिलीज करेगा, जो मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट कर सकता है बॉडी में, एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन क्या है, एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है, जो कि जोना ग्लोमेरुला से रिलीज हुआ एल्डोस्टेरोन। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या काम करेगा देखते हैं। अभी एल्डोस्टेरोन क्या काम करेगा ये देखेंगे हम लोग। ओके, तो ये एल्डोस्टेरोन का रिसेप्टर रहता है बेसिकली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। एल्डोस्टेरोन का रिसेप्टर किधर रहता है, डीसीटी के ट्यूब्यूल में, इधर जो सेल्स रहता है, ठीक है। तो इधर सेल्स में आके क्या करेगा एल्डोस्टेरोन, इधर सेल्स से आके क्या करेगा, इधर नोकिया पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को ये ओपन कर देते हैं या एक्टिवेट कर देते हैं यहाँ के सेल्स को, ठीक है। मतलब यहाँ का सेल जो है ये नोकिया पंप बनाने लगते हैं अपने सरफेस में, अपने सेल मेम्ब्रेन में नोकिया पंप को एक्सप्रेस करने लगते हैं। तो जैसे नोकिया पंप एक्टिवेटेड हो जाते हैं, ये नोकिया पंप क्या करेगा, सोडियम को बाहर फेंकेगा, सोडियम को बाहर फेंकेगा और पोटेशियम को अंदर खींच सकता है, पोटेशियम को अंदर खींच सकता है। अल्टीमेटली एल्डोस्टेरोन क्या करवाया, यहाँ पे जो बचे कुछ सोडियम था, ये जो ब्लड हाईली डाइल्यूटेड ब्लड फ्लो हो रहा था उससे सोडियम को बाहर फेंकवाया। अब देखो इसके पीछे एक मकसद है, जैसे सोडियम बाहर जाएगा, जैसे सोडियम बाहर जाएगा तुरंत क्या होगा, यहाँ पे वाटर चैनल्स भी ओपन हो जाते हैं, वाटर चैनल्स भी ओपन हो जाते हैं और ये सोडियम को फॉलो करते करते H2O वाटर भी इंटस्टिशियल फ्लूइड में पहुंच जाएगा, बहुत सारे वाटर भी सोडियम को फॉलो करेगा। जैसे सोडियम बाहर निकलेगा अब क्या होगा, इंटस्टिशियल फ्लूइड यानी कि इसके बाहर जो फ्लूइड है वो हाइपर ऑस्मोलर हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। अब ये आउटर और इनर कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए ये डीसीटी क्या करेगा, सोडियम के बाद वाटर को भी रिलीज करेगा कि जा वाटर जा, तू जाके कॉन्सेंट्रेशन को इक्विलिब्रियम में ला दे। अब देखो, अब बाहर कौन इंतजार कर रहा है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, ठीक है। इसके बाहर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज है कि नहीं, नेफ्रॉन के बाहर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज है। अब ये जो सोडियम और वाटर रिलीज हुआ ये किधर जाएगा, ये जाएगा ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ब्लड इसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो अब ब्लड को जैसे मटेरियल गेन हो गया, सॉल्वेंट वाटर गेन हो गया,
ठीक है। ब्लड जैसे वाटर गेन करते हैं और सोडियम गेन करते हैं तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, इधर ब्लड वॉल्यूम जो डिक्रीज हो गया था, जो लो ब्लड वॉल्यूम था, देखो इसको अब क्या किया, इसको अब ये इंक्रीज कर दिया, क्योंकि ब्लड कैपिलरी से वाटर रीअब्जॉर्ब करवाया, यानी कि यहाँ से जो नेफ्रोन से जो सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन हुआ, ये कहाँ गया, ब्लड में हुआ कि नहीं, ये ब्लड में गया कि नहीं, ठीक है। इस तरह से ब्लड का वॉल्यूम को बढ़ा दिया, समझे। फिर से एक बार बताते हैं, एल्डोस्टेरॉन डीसीटी के सोडियम पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को ओपन करवा देते हैं, और जिसके रिजल्ट क्या होता है, जिसका रिजल्ट यही देखने को मिलता है कि इंटेस्टाइनल फ्लूइड में बहुत सारे सोडियम चले जाते हैं, जिसको इक्विलिब्रियम करने के लिए सोडियम को फॉलो करते हैं वाटर। देखो एक साइड में सोडियम ज़्यादा है, अंदर सोडियम कम है, मतलब बाहर हाइपर ऑस्मोलर हो चुका है, लेकिन इसके पास वाटर है। इस हाइपर ऑस्मोलरिटी को हाइपोस्मोलर या इक्विलिब्रियम में कैसे लाया जा सकता है, वाटर को भेज के, सॉल्वेंट के भेज के। तो वाटर को भेज के, जैसे वाटर को बाहर भेजा गया, ये वाटर सोडियम को एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड वॉल्यूम बॉडी में बढ़ा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे और एक काम करेगा एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 का काम अभी बचा हुआ है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, कोई भी कसर ये नहीं छोड़ने वाला है। अभी एंजियोटेंसिन 2 क्या जाएगा, ये जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, ये चला जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है। अभी हम लोग के हाइपोथैलेमस में कुछ ऑस्मो रिसेप्टर होता है, यानी कि बॉडी जब बहुत सारे सोडियम को बाहर फेंक रहा था ना, तो ये सोडियम किधर जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, और ब्लड अल्टीमेटली ब्लड सप्लाई किधर है, ब्रेन में भी है, कैरोटिड आर्टरीज के थ्रू। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन का हाइपोथैलेमस का जो ऑस्मो रिसेप्टर है, ये देखेगा कि अरे ब्लड तो नमकीन हो चुका है, उसके साथ साथ यहाँ पे जाके पहुंच गया एंजियोटेंसिन 2 भी। एंजियोटेंसिन 2 जाके क्या करेगा, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस को एक्टिवेट करवा देगा हाइपोथैलेमस का। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वहाँ से हाइपोथैलेमस, ये भाई साहब का जो हाइपोथैलेमस है, ये रिलीज कर देगा ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, याद है, ACP प्रद्युमन उद्या बेला दया दरवाजा तोड़ो। अब ये ADH जाके किसका दरवाजा तोड़ेगा, ADH सीधा चलाएगा नेफ्रॉन के DCT और कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से ये बहुत सारे वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा, यानी कि जो यूरिन जो हाईली डाइल्यूटेड हो चुका था, उस यूरिन से वाटर को बाहर फेंकवा देगा। और ये वाटर जाके क्या करेगा, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, इंटेस्टाइनल फ्लूइड में जाके ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाएगा ब्लड वेसल्स से। हाँ, ब्लड वेसल्स जब जैसे वाटर गेन करेगा, हम लोग का बॉडी का वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ADH क्या कर सकता है, ADH का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या है कि नहीं, ADH का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है। तो ये ब्लड वेसल को भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये एक वासो कॉन्स्ट्रिक्टर है, वासोप्रेसिन नाम से। देखो ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल को प्रेस करवा रहा है ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसलिए इसका नाम है वासोप्रेसिन। तो ADH ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं ADH हम लोगों का थर्स्ट एरिया को भी एक्टिवेट करके हम लोगों से पानी पिलवाएगा। हम लोगों को थर्स्ट लग जाएगा, प्यास लग जाएगा, तो ये भाई साहब को प्यास लग जाएगा जब ये पानी पिएगा, बहुत सारे पानी पिएगा, तो बहुत सारे पानी पिएगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली हम लोग का बॉडी को फ्लूइड गेन होगा, तो ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ADH से भी ये थर्स्ट गेन करवा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे और एक काम हो सकता है, ये जो हम लोग का जो ब्रेन है, ब्रेन में मेडाला का एक पर्टिकुलर पोर्शन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। मेडाला का जो सिंपैथेटिक पोर्शन वो एक्टिवेट हो जाएगा, जो थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये भी थर्स्ट ला सकते हैं हम लोगों में। और उसके साथ साथ ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को भी रिलीज करवा सकता है एड्रेनालिन ग्लैंड से, ठीक है। जो मेडल ऑफ लॉन्गाटा है उसका सिंपैथेटिक सिस्टम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज करवा सकता है। अभी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का भी एक कैपेसिटी है वासो कंस्ट्रिक्शन करने का, हार्ट बीट को बढ़ाने का, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, बॉडी में डिहाइड्रेशन को रोक दिया गया ADH आके, ब्लड वॉल्यूम को भी बढ़ा दिया एल्डोस्टेरोन के साथ मिलके, ठीक है। अब इधर क्या होगा, जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इधर GFR भी इंक्रीज हो जाएगा, GFR भी अब डिक्रीज नहीं रहेगा, GFR भी अब ब्लड फ्लो नॉर्मल हो गया, तो GFR इंक्रीज हो गया। अब इसके साथ और क्या होगा, ये भाई साहब जो ब्लीडिंग हो रहा था, अब ये ब्लीडिंग को भी रुकवाना पड़ेगा। कैसे, जैसे वासो कंस्ट्रिक्शन होता है तो ब्लड जो सिपेज हो रहा था उसका स्पीड भी बहुत लो डाउन हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो ये भाई साहब जो ओंड से जो ब्लड निकल रहा था, ये इसका स्पीड भी कम होने लगेगा वासो कंस्ट्रिक्शन के रिजल्ट के तौर पे, ठीक है।
और क्या कर सकता है ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है, ये जेजी सेल से, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से और एक हार्मोन प्रोड्यूस करवा सकता है, एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन क्या करेगा, बोन मैरो के पास एक मैसेज लेके जाएगा कि भाई बॉडी में ब्लड कम हो रहा है तो तुम एरिथ्रोसाइट आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा दो। तो ये भी एक इसका इफेक्ट है, ठीक है। तो यही है स्टूडेंट्स रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये भाई साहब का जो तकलीफ है, इस तकलीफ को दूर करने के लिए इसके किडनी में रास सिस्टम रेस्पॉन्स किया। किडनी का, इसी को हम बोलते हैं किडनी का रास लीला। यानी कि बेसिकली ये बॉडी को ये डिहाइड्रेशन से रोकवाता है, बॉडी का ब्लड प्रेशर जब लो डाउन हो जाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ब्लीडिंग को कम करवाता है और बीपी को हाई करवा देते हैं, लो से मतलब नॉर्मलाइज करवा देते हैं, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करवा के, और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या है, जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा। तो जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा तो बॉडी में सारी चीज़ सही हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट नेफ्रॉन के अंदर। तो एटलीस्ट आई थिंक ये प्रोसेस बहुत क्लियरली समझ में आ गया अब। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।